आपका अफसर देख रहे हैं आप और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आपका अफसर में आज हम बात करेंगे डॉक्टर किशन प्रताप सिंह जी के बारे में। रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं दिल्ली में। सर स्वागत है आपका। सबसे पहला यही सवाल है कि ये जो जिम्मेवारी है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद सोलंकी जी। जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हूँ दिल्ली में। फिलहाल मैं हेड ऑफिस में पोस्टेड हूँ और जो मेरा जो जिम्मा है, मेरा जिम्मा यह है कि ऑल ओवर इंडिया पूरे संपूर्ण भारत में जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो ग्रीवांसेस रहते हैं, भविष्य निधि से ग्रीवांसेस रहते हैं, तो मैं ग्रीवांसेस को हैंडल कर रहा हूँ। तो किस तरह के ग्रीवेंसेस आते हैं अमूमन? क्या इसमें दिक्कतें ज्यादातर, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए ये एक बड़ी चीज होती है, जैसा कि नाम है भविष्य निधि। जो हमारे पास अमूमन जो मैक्सिमम जो ग्रीवांसेस आते हैं वो ग्रीवांसेस इस तरीके के होते हैं कि कई बार जो एम्प्लॉयज हैं जब वो किसी भी संस्था में नया ज्वाइन करते हैं तो अपना पूरा नाम नहीं देते हैं, आधा नाम दे देंगे और बाद में उनका बैंक में नाम कुछ और होगा, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी अपना पैसा निकासी की तो उसमें मिसमैच हो जाता है। और हम अपना जो जब वो भविष्य निधि में एनरोल होते हैं तो उसके नाम की डिटेल्स वगैरह की वैलिडेशन आधार से भी करते हैं। तो आधार में नाम कुछ और है, जो भविष्य निधि में रजिस्टर कराते समय आपने कुछ और दिया है, बैंक में कुछ और दिया है। तो जब जगह ये डिस्क्रिपेंसी होती है तो ऑब्वियस है कि आदमी का पैसा जाएगा। तो आजकल सारे जो ट्रांसफर्स वगैरह हैं नेफ्ट से हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से कई बार उनका पैसा समय पे नहीं निकल पाता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादातर हैं नेम करेक्शन से रिलेटेड। बात और सर, क्योंकि अमूमन भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड है वो बड़ा महत्व हम ये समझते हैं, और कभी हम भी प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, खासकर हमारे साथियों के लिए, या हम दूसरे कई खबरों के लिए जाते हैं तो वहाँ भी पीएफ को लेके बहुत सारी दिक्कतें होती है। हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में आप कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, जो काम कर रहा है उसके लिए और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए? सोलंकी जी, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे ही एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एम्प्लॉय एक मेंबर बन जाता है प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स का, तो उसका भविष्य कई रूपों में सुरक्षित हो जाता है। एक तो इस तरीके से सुरक्षित हो जाता है कि ड्यूरिंग दी एंड पूरे प्रोसेस के दौरान जब भी वो कुछ अपनी सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी का कुछ अंश 12% ऑफ इस बेसिक सैलरी बेसिकली वो प्रोविडेंट फंड के कटौती उसकी होती है, और 12% जो एम्प्लॉयर दोनों ही मिलकर 24% हमारे पास आ जाता है। अब ये ना केवल एक मुश्त राशि है, साथ में उसको कुछ हिस्सा इसमें से पेंशन फंड में भी जाता है। उसके एक तरीके से दो अकाउंट खुल जाते हैं हमारे पास, एक तो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट और दूसरा उसका पेंशन फंड का अकाउंट। अब जो पेंशन के लिए वैसे तो वो एलिजिबल आफ्टर दी एज ऑफ 58 ईयर्स है, मगर किसी भी अनहोनी के समय में अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति इनकैपेसिटेट हो जाता है या ही लूजेज हिज लाइफ, तो उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली along with dependent children, wife and dependent children हैं, उनकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है, नॉट विथस्टैंडिंग कि he has done 1 year or 1 month of service. Right from if he is a member of provident fund and pension fund scheme, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर वो भविष्य निधि का एक बार मेंबर बन जाता है। नहीं, पेंशन क्या मतलब, ये क्या सरकार अलग से देती है या वो हिस्सा होता है? नहीं, जो टोटल व्यक्ति का 12% तो उसकी खुद की जो बेसिक सैलरी है उसमें से 12% जो कटता है वो 12% तो उसका एज इट इज प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। 12% जो एम्प्लॉयर देता है उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। जो एम्प्लॉयर 12% दे रहा है उसका 8.33 जो परसेंट है वो पेंशन फंड में जाता है जी। अच्छा, पेंशन फंड में उसका पेंशन फंड में चला जाता है, और बाकी जो 3.67 जो बचा वो उसके प्रोविडेंट फंड। एक बात और सर कि अमूमन ये स्थिति भी होती है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा है। वो क्या स्थिति है? कितनी तनख्वाह पे पीएफ कटता है और किस तरह से, अगर पीएफ कोई कंपनी नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ क्या होता है? ये इसमें ये बड़ा ही सिंपल सा कानून है इस मामले में।
अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में 19 या 19 से अधिक व्यक्ति, यानी 20 या 20 से ज़्यादा व्यक्ति अगर काम करते हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड एक्ट का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसको प्रोविडेंट फंड का पालन का मतलब है उसे अपने हर उस व्यक्ति का जिसकी बेसिक सैलरी, जिसकी पे बेसिक सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, उसको प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनाना जरूरी है। अगर वो उसका मेंबर नहीं बनाता है तो प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है, जो कानून है, इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो उसके जो कंसर्न एम्प्लॉयर है, जो इसकी अवहेलना करता है, जो 20 व्यक्ति होने के बावजूद भी कानून के दायरे में कानून का अनुपालन शुरू नहीं करता है, कंप्लायंस शुरू नहीं करता है, या किसी व्यक्ति का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आजकल तो जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो सब के सब काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं। तो वो शिकायत करते हैं कंसर्न प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तुरंत उनके ऊपर एक्शन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और कंसर्न प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास जो नेसेसरी लीगल वेयरविथाल है वो काफ़ी स्ट्रांग है इन केस ऑफ सच कंप्लेंट्स। दैट मीन्स कि ही एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ जज टू मेक द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज। असेसमेंट करता है भाई एक व्यक्ति की मेरे पास शिकायत आई है तो इसका कितना भविष्य निधि की राशि कितनी देय बनती है। वो एम्प्लॉयर के से एविडेंस लेता है, एम्प्लॉय से एविडेंस लेता है, और थर्ड पार्टी से भी एविडेंस लेके वो एक जज की पोजीशन में वो असेसमेंट करता है। उसके बाद असेसमेंट होने के बाद उसके लिए अगर वो फिर भी एम्प्लॉयर जमा नहीं करता है तो रिकवरी के प्रोविजन शुरू हो जाते हैं। रिकवरी के प्रोविजंस में काफ़ी मैं ये कहूँगा काफ़ी सख्त हैं। वो दो तरीके से सख्त हैं। एक तो एम्प्लॉयर को 12% इंटरेस्ट और अप टू 25% पेनल्टी देनी पड़ती है, जितना भी हम अप टू 25% जितना डिले हो जाता है, और वो फिर भी नहीं भरता है तो एम्प्लॉयर के लिए जो भी डिफ़ॉल्टर एम्प्लॉयर इन डिफ़ॉल्ट है उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, उसको अरेस्ट करके डिटेन करने का भी प्रोविज़न है। और ये पावर जो भविष्य निधि आयुक्त हैं वो खुद स्वयं एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी जो उसकी है वो किसी तीसरे व्यक्ति से भी उसकी रिकवरी, उस अमाउंट की रिकवरी की जा सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट और रिकवरी मैकेनिज्म है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म, एंड ऑल द असिस्टेंट कमिश्नर्स टू रीजनल कमिश्नर्स टू सेंट्रल PF कमिश्नर्स, they are quite sensitive about it. Generally, the default is generally not tolerated. Only if it escapes the attention, nobody brings it to the notice of the concerned Provident Fund Commissioner, only then it escapes the attention. Otherwise, there is hardly any question of it going like that. बात है कि आप इतने सतर्क हैं और आपका विभाग इतना सतर्क काम करता है, क्योंकि जरूरी है कि जो एम्प्लॉय 15,000 जिनकी बेसिक इनकम है उनके लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी मदद रहती है, एक बड़ा सहारा होता है PF। सर, एक और सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में अमूमन क्योंकि आप साउथ दिल्ली के भी बड़ी जिम्मेवारी रही फील्ड में, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसी खासकर जो फील्ड में वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक बड़ी राहत के तौर पर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाती हैं जो PF अवेल कर रहे हैं लोग? उनके लिए देखो, एक तो जैसे ही एम्प्लॉई किसी भी समय आउट ऑफ जॉब चला जाता है फॉर मोर देन 2 months, तो एंटायर अमाउंट दैट इज लाइंग टू हिज क्रेडिट वो उसको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। और दिल्ली क्या पूरे ही हिंदुस्तान में उसको त्वरित कार्रवाई होती है। एक तो ये है। अब थोड़ा ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक भी एडवांसेस, जो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी, उस समय कोविड के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया था कि जो भी आपकी भविष्य निधि का उसमें अंशदान है तो आप कभी भी निकाल सकते हो। इन थ्रू आउट द कंट्री, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, एवरीवेयर उसके लिए 3 दिन की समय रेखा रखी गई थी, समय सीमा रखी गई थी, और ज़्यादातर अमाउंट्स तुरंत कर्मचारी भविष्य निधि के अफसरान और कर्मचारियों ने पूरे कोविड के दौरान बड़ी तत्परता से और बड़ी सेंसिटिविटी से काम किया। तो उन लोगों को बड़ी राहत, करोड़ों रुपए एज भविष्य निधि एडवांस उनको पे किया गया। एंड दूसरी प्रकार की जो राहत होती है वो पेंशन के तौर पे होती है। जैसे आदमी अपनी 58 ईयर्स की एज कंप्लीट करता है तो हमारे जो डिपार्टमेंट ने, स्पेशली सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने और मंत्री जी ने
एक प्रयास नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है कि जैसे ही ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द एम्प्लॉय उसका जो पीपीओ है उसको उसके हाथ में दे दिया जाता है, या तो उसकी कंपनी में, उसके संस्थान में जाके, या फिर जो भी ऑफिस में कोई स्पेशल फंक्शन करके, तो उससे भी वो लोगों को बहुत राहत मिल रही है। ये बड़ी चीज है सर, और बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से आप लोग बड़ी तत्परता के साथ काम करते हैं। एक और सर सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि कार्रवाई त्वरित होती है जो इनका पालन नहीं करते हैं, लेकिन अवेयरनेस की बात बड़ी बात आ जाती है, चाहे वो एम्प्लॉयर के लिए हो या एम्प्लॉयज के लिए हो, कि कुछ एम्प्लॉयज को नहीं पता होता है कि वो पीएफ के लिए एंटाइटल्ड हैं, और कुछ एम्प्लॉयर को भी शायद अंदाजा नहीं होता है। तो जागरूकता के लेवल पे क्या अभी आप महसूस करते हैं कि अभी भी लोगों में जितना अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए पीएफ को लेकर वो पता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें कहूंगा इसमें एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है कि एम्प्लॉयर कई बार यह समझ लेता है कि अगर वो किसी को प्रोविडेंट फंड, उसका भविष्य निधि ना दे के वो बहुत अपना कुछ सेविंग्स कर रहा है। एक्चुअली वो कुछ सेविंग्स नहीं कर रहा होता। अल्टीमेटली तो जो एम्प्लॉय को वो दे रहा है एज कॉस्ट टू द कंपनी, वो फैक्टर इन कर ही लेता है कि मैं उसको जो टोटल सैलरी मुझे 20,000 देनी है, तो हो सकता है मैं उसको 18,000 रुपये अपफ्रंट दे रहा हूँ, और जो बाकी 2,000 हैं या 4,000, 6,000 जो भी राशि बनती है वो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से बनती है। तो एम्प्लॉयर इस चीज़ में केवल उसकी जो अनभिज्ञता के कारण ही वायलेशन एम्प्लॉयर में तो ये कहूँगा कर सकता है, अदरवाइज तो उसको एज सच कोई इंसेंटिव लगता नहीं कि एम्प्लॉयर शुड अवॉइड मेकिंग प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स, बिकॉज एक तो अवॉइड कर नहीं सकता, और मोटा मोटी आजकल जो सब्सक्राइबर है, जो कर्मचारी है, वो इतना अवगत हो गया है, इतना इन्फॉर्म्ड हो गया है थ्रू सोशल मीडिया, और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भी इतने सारे ऑप्शंस खोले हुए हैं। यू कैन मेक अ कंप्लेंट थ्रू सोशल मीडिया, यू कैन कॉल ऑन द कॉल सेंटर, आप सीपी ग्राम, ईपीएफ, आईजीएमएस, सबके ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है। अब कहीं से भी आपको केवल एक इनपुट देना है, और इनपुट देने के प्लेटफॉर्म्स मोबाइल फोन से लेके चिट्ठी लिखने तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अल्टीमेटली अगर कोई थोड़ी सी भी इसके ऊपर कोताही एम्प्लॉयर बरतने की कोशिश करता है तो इट डज नॉट पे हिम इन द लॉन्ग रन। और वो क्योंकि उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट और जो पेनल्टी के प्रोविजन है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 25 अप टू 25%, 5 से लेके 25% तक का तो पीनल डैमेजेस देने होते हैं, और 12% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसको कोई इंसेंटिव एम्प्लॉयर के लिए एज सच है नहीं। अच्छा उसके लिए यही है कि वो भविष्य निधि अधिनियम के बारे में थोड़ा जाने और वो उसके बारे में अपफ्रंट रहे। जी, बड़ी चीज बताई है सर ने। एक तो ये बड़ा सरल शब्दों में क्लियर हो गया है कि पीएफ है क्या, पीएफ किन को मिलता है, और सख्त शब्दों में ये भी बताया है उन लोगों को जो एम्प्लॉयर है, जो पीएफ को गंभीरता से नहीं लेते अपने एम्प्लॉयज का, कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कितनी हो सकती है। अफसर देख रहे हैं आप, और आपका अफसर में हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रताप सिंह जी के बारे में, रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं दिल्ली में। सर बात ये जो सफर है, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया है आपको पीएफ डिपार्टमेंट में काम करते हुए, तो किस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई? सफर की शुरुआत तो इस तरीके से हुई कि मैंने ये डिपार्टमेंट 2003 में 30 मई 2003 को ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, एमए, एमफिल एंड पीएचडी। और मेरा असली इंटेंशन तो एक प्राध्यापक बनने का था। पर आप समझते हैं कि जिस तरीके के बैकग्राउंड से हम आते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तान उसी तरह के बैकग्राउंड से आता है कि एक सर्वाइवल एंग्जाइटी का सवाल जरूर हमारे सबके पीछे रहता है। और सर्वाइवल एंग्जाइटी के पीछे जो समाज है, माता पिता हैं, वो हमेशा ये जरूर कोशिश करते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए किसी तरीके से। तो मैंने उसी श्रृंखला में इंटरेस्ट ना होते हुए भी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने शुरू किए, और उसी बीच में यूपीएससी ने ये 2002 के आसपास ये कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज की और हमने भर दिया। और उसके बाद गॉड हैज़ बीन काइंड, उसमें रिक्तियाँ, वैकेंसीज तो कम थी, अबाउट 23, बट आई गॉट सिलेक्टेड। तो 2003 से मैं 2003 से लेके लगभग 2009 तक फरीदाबाद में रहा एज असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर विद अबाउट अ ईयर एंड ए हाफ इन हेड ऑफिस भी रहा।
2009 से लेके 2011 तक मैं रीजनल पीएफ कमिश्नर इंचार्ज रहा। अकोला एक कार्यालय है विदर्भ रीजन में, महाराष्ट्र के में, करीब 2 साल से थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद 2011 से लेके 2016 तक मेरा स्थानांतरण है वो रोहतक हो गया, तो मैं रीजनल पीएफ कमिश्नर इंचार्ज रहा रोहतक का लगभग 5 साल तक। तो लगभग 5 साल तक वहाँ काफ़ी, जिसे मैं ये कहूँगा कि सिस्टम बिल्डिंग कार्य कुछ किए, जैसे कि वहाँ का एक पहले जो दफ्तर है किराए की बिल्डिंग से चलता था, तो वी मेड ए मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग ओवर देयर, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाई। और स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाने के बाद जो वहाँ की कार्य शैली है, कार्य प्रणाली है, उसमें लगभग रोहतक में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, वो सारी हमने बिकॉज ऑफ मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, ऑफिस अपने आप में एक सेटल्ड ऑफिस नहीं था, वो सब कुछ किया। और 2016 तक मैं 2011 से लेकर 2016 तक रोहतक में रहा। तो वहाँ अगर मैं अब मुझे वहाँ की वर्किंग के बारे में कहना चाहूँगा तो कुछ कार्य वहाँ ऐसे किए विच आई एम रियली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। वो अच्छी बात है सर। वो मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ कम से कम 2 साल तो ऐसे थे कि 2014, 15 और 15-16 जब हमने 100% 100% प्रोविडेंट फंड के क्लेम 3 दिन के अंदर अंतराल में सेटल किए, अगेंस्ट अगेंस्ट अ लीगल स्टैट्यूटरी नॉर्म ऑफ 30 डेज। क्या बात। और ये मैंने खुद नहीं, पूरे के पूरे जो दफ्तर था उसमें कर्मचारी जितने भी थे, पियोन से लेके कमिश्नर तक, सबकी एक कमिटमेंट थी, एक सेल्फ कन्विक्शन थी कि वी हैव टू डू इट विद इन 3 days। ऑल ऑफ देम टुक अ प्लेज, और वो शायद भविष्य निधि में कभी पहले नहीं हुआ। क्या बात कि विद इन 3 days 100% ऑफ द क्लेम। ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। 2 साल तो विद इन 3 days किए, और उससे पहले साल भी 90%। और वो उसके साथ साथ में एक कीर्तिमान, मेरे जो 2 नए सहायक भविष्य निधि आयुक्त, 2 नए लड़कों ने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने एक और विशेष प्रकार का कीर्तिमान बनाया। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी 2015-16 के अंदर 2 लड़कों ने, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने लगभग 3200 14B और 7Q के क्वासी जुडिशियल यानी जुडिशियल ऑर्डर्स 3200 एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3200 ऑर्डर्स किए, which could very well be a kind of record। तो ये सब कुछ किया। साथ में ये रहते हुए ये भी हमने कि भविष्य निधि में बहुत सारे इस तरह के मामले भी चलते रहते हैं कि जहां एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताएं, वो अपने पैसे समय पे जमा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का डिफॉल्ट करते हैं। तो हमने ये एंश्योर किया कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जो शुरू होती है किसी एम्प्लॉयर के खिलाफ, तो वो कार्रवाई विद इन 6 months कंक्लूड हो जाए। तो वो सारी कार्रवाई हमने 6 months के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के 2016 वहाँ, उसके बाद फिर मेरा स्थानांतरण दिल्ली हो गया। लगभग 2017 से लेके 2021 तक मैं दिल्ली के एक ऑफिस का इंचार्ज रहा, रीजनल ऑफिस दिल्ली ईस्ट। वहाँ भी हमने कोशिश की कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस भी जगह पे मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू पुट इन वन कोट ओवर हियर, देयर इज नो एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी। जब आप अपनी एबिलिटी तभी प्रदर्शित कर सकते हैं जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो I got this opportunity to work in one of the largest offices in Delhi, in India, Delhi East। तो वहाँ 2015-16 में भी, 2020-21 में भी लगभग 9 लाख दावे प्रोसेस किए। 9 लाख दावों में से 90% विद इन 3 days हमने प्रोसेस करके कंक्लूड किए, which is also a kind of record in terms of the large offices। सिमिलरली इस ऑफिस में रहते हुए भी जो कुछ कार्रवाई होती हैं, जो सेक्शन 14B 7Q यानी जो मैंने आपको बताया था पेनल्टी और डैमेजेस की कार्रवाई होती हैं, हमने इंश्योर किया कि किसी भी स्थापना के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई 6 महीने से ज्यादा ना चले। तो ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स वी केम टू अ स्टेटस वेयर ईयर आफ्टर ईयर ऑल द इंक्वायरीज वर कंक्लूडेड विद इन 6 months। क्या बात। और ये हमारा खुद का ही हमारे जो अधिकारी और हमारे हेड ऑफिस का जो एंडेवर था कि देयर शुड बी लीस्ट फ्रिक्शन, लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वो सब कुछ किया। उसी श्रृंखला में उसके बाद फिर मैं पिछले लगभग 6 महीने से आप हेड ऑफिस में।
एक बड़ी चीज हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के पलवल जिले में एक बहुत छोटे से गांव से सर ताल्लुक रखते हैं और वहाँ मतलब ग्रामीण आंचल से इस तरह की प्रेरणा पाना और इस मुकाम पे पहुंचना, सर क्या किन को आप श्रेय देना चाहेंगे? क्या आपकी प्रेरणाएं रही कि ये मुकाम आपने हासिल किया? धन्यवाद सोलंकी जी। वाकई में शायद हरियाणा के जो सबसे छोटे गांव होंगे उनमें से एक छोटा सा गांव है पलवल तहसील के अंदर, हसनपुर डाकखाने के अंदर अतरचटा। लगभग 200 सवा 200 वहाँ की उस समय जनसंख्या होती थी। तो उसमें मेरी जो माता जी हैं उनको बड़ा शौक था, उनका एक तरीके से इमोशनल इंटरेस्ट था कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो जो उनका जो इमोशनल इंटरेस्ट है, जो उनका फोकस है, उनका मैं तो ये कहूँगा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो वो जिस आत्मीय भाव से पढ़ाई के लिए प्रेरणा देती थी, तो मुझे मौका मिल गया किसी तरीके से वहाँ से गांव के स्कूल से 5वीं करने के बाद किसी ने मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बारे में बता दिया और उन्होंने वो फॉर्म भर दिया। वहाँ वो फॉर्म भरने के बाद सैनिक स्कूल कुंजपुरा एक डिफरेंट वर्ल्ड है ऑल टुगेदर। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार का कार्य सैनिक स्कूल्स ने किया है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस के बच्चे हैं, जो नॉन पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको जो एक अपॉर्चुनिटी सैनिक स्कूल्स के माध्यम से थ्रू आउट इंडिया मिली है, विच इज एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज नो पैरेलल इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये सैनिक स्कूल की व्यवस्था अब तो हमारी सरकार ने, ये पहले पर स्टेट एक सैनिक स्कूल होता था, अब ये सरकार ने बढ़ा के शायद सैकड़ों सैनिक स्कूल्स हिंदुस्तान में हो जाएंगे और लड़कियों को भी वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो सैनिक स्कूल में जाने के बाद तो आपका बेस ही बदल गया। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, यू आर कैटापुल्टेड टू ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, एंड व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ए डिफरेंट वर्ल्ड यू एंड अप रीचिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो सैनिक स्कूल का जो योगदान है वो वाकई फिनोमिनल रहा। ये सैनिक स्कूल में जो इंस्पिरेशन है, टीचर्स हैं और जो फौज की पढ़ाई, और स्पेशली सैनिक स्कूल का मोटो रेडी टू अकम्प्लिश, यू हैव टू डिलीवर, नो इफ एंड बट, डोंट आस्क हाउ एंड व्हाई। माय प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल प्रिंसिपल यूज्ड टू से डोंट आस्क हाउ एंड व्हाई, you have to do or die. And then he was very fond of saying, of quoting another American president, do not ask what your country has done for you, ask what you have done for your country or what you are capable of doing for your country. At the end of the day, country, समाज, ये सब व्यक्तियों से ही बनता है। अगर व्यक्ति अपने आप में सामर्थ्य है, व्यक्ति अपने आप में सेंसिटिव है टू दी लार्जर सोशल रियलिटी, तो जो समाज है वो एक बेहतरीन समाज और देश का निर्माण कर ही देता है। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और सैनिक स्कूल के बाद फिर आई वुड से द फेट वुड हैव इट, आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जेएनयू। एमए समाजशास्त्र में मैंने वहाँ एडमिशन मेरा हो गया। वो भी सैनिक स्कूल के एक सीनियर ने स्कूल के बारे में बताया और तैयारी करवाई। तो मैंने वहाँ से एमए, एमफिल और पीएचडी किया। और एक तरीके से सैनिक स्कूल्स और जेएनयू ये दो पोलर एंड्स हैं। पोलर एंड्स नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट टू ईच अदर बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। सैनिक स्कूल्स में जहां आपको रेजिमेंटेशन और लार्जर सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है, वहीं जेएनयू में आपको व्यक्ति विशेष के पर्सपेक्टिव से, एजेंसी के पर्सपेक्टिव से, हाउ द एजेंसी मेक्स द स्ट्रक्चर, कि व्यक्ति कैसे समाज को बनाता है और कैसे व्यक्ति एक समाज का रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो ये जो दो पोलर ऑपोजिट्स का मुझे अनुभव हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यकीनी तौर पे इसका श्रेय ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को मेहनत भी की, ज़मीन पे जो लगन है। अमूमन क्या होता है कि मौका मिल जाता है, लेकिन उस मौके को इस्तेमाल करना ये सबके बस का नहीं होता है, और ये आपने करके दिखाया। आप हरियाणा के लिए ही गर्व की बात नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जिस तरह से आपने पीएफ से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो लोगों के हित के काम हैं, उनको आपने ज़मीन पे लाए। एक
आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि किस तरह के, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इसमें जो फुर्सत के क्षण होते हैं, शौक की बात करें, वो किस तरह से आप अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं? मेरा जो सारा समय है जो काम से अलग दो चीज़ों में निकलता है। एक तो मुझे थोड़ा पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो मैं किताबें जब भी ऐसा समय होता है जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मैं किताबों के ऊपर काफ़ी किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, जब आप किताब नहीं पढ़ सकते, अगर आपको मौका मिलता है तो मुझे वॉकिंग का, सॉलिटरी वॉकिंग का बड़ा शौक है। मुझे जहाँ भी मौका मिल जाता है, जैसे भी मौका मिल जाता है, तो मैं सड़क पे निकल लेता हूँ। वो कई बार साइकिल से, कई बार पैदल। तो यही मोटा मोटी आप ये कहोगे, ये मेरे दो शौक हैं। और दूसरा, इनसे बढ़ के जो इन सब चीज़ों, इन पलों में, किताबों में ये कहा जाता है ना, इट्स नॉट द बुक, इट्स नॉट दैट अ पर्सन रीड्स अ बुक, इट्स द बुक दैट रीड्स अ पर्सन। क्या बात। कहने का मतलब ये है कि किताब में जो लिखा होता है, शब्द तो वही होते हैं, मगर हर व्यक्ति के लिए उन शब्दों का मतलब अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए उन शब्दों का मतलब अलग होता है। हर बायोग्राफी के लिए उस हिस्ट्री का मतलब अलग होता है। तो इन सब पढ़ाई करते करते भी जो किताबें पढ़ता हूँ, या फिर वॉक करते हैं, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करते टाइम भी मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है देखने का, वो यही रहता है कि किस तरीके से जो व्यक्ति है, ये समाज और इंस्टीट्यूशन, सिस्टम, स्ट्रक्चर्स किस तरीके से व्यक्ति को बना रहे हैं और किस तरह व्यक्ति इन सब को बना रहा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।